बैचलर हो रखा है, क्यों नहीं किया? तो वो बैचलर तो नाम मैंने ये बेटी ने दे दिया। एक मिनट आ जाने में, ये बेटी। अरे ये 2 मिनट मिल लो। अच्छा ये एब्सेंट वाले हैं, पूरा नहीं है क्या? किन्होंने नहीं दिया था पेपर? पहला नाम है सराफत अली। कौन है ये? नाम सराफत है, पेपर नहीं दिया। आशीष, पेपर कौन दियो? क्यों भाई, क्या बात हुई आशीष? बोले तो यार बावले, क्या बात तैयारी नहीं हुई थी? मैंने कहा था ना ये पेपर तुम स्कोर मत देखना, पेपर अटेम्प्ट करो, एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठो, ओएमआर भरो, कुछ तो सीखेंगे अपन। बायो पढ़ी हुई थी, फिजिक्स पढ़ी हुई थी, तो उन दो के बेस पे दे देता। अरे तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ? घर पे डांट पड़ती है? मेरी बात करा दे पिताजी से, मैं बोल दूंगा ये बच्चों की रिवीजन टेस्ट सीरीज है, किसी के कोई इश्यू है तो बोलता हूँ मैं, इश्यू तो बात कराओ ना। मैंने ये कहा कि अगर तुम्हारे 20%, 25%, 30% ही टॉपिक तैयार है तब भी दो। पेपर देने से लॉस नहीं होगा बेटा जी, फायदा ही होगा। पता तो चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम फोबिया ही दूर होगा। ये तुम्हारे लिए तो करवा रहे हैं पेपर। फिर भी कोई इश्यू आया कि घर पे सर नहीं समझ रहे, तो मेरी बात कराओ, पेरेंट्स गुरुओं की बात तो समझेंगे, मैं बताऊंगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो पेपर दो यार, अगले पेपर में दिखना चाहिए आशीष। जैसी कंडीशन हो, कोई ना तैयारी पॉसिबल नहीं है, तुम रनिंग का भी पढ़ रहे हो, मैंने बोला था ना उस दिन, ज्ञान यही तो दिया था, रनिंग का तुम्हें नहीं छोड़ना, उसके बाद तो इजी वे में तुम जितना कर पाओ उतना ही ठीक है बस। सर मेरे से तो 10 में से 3 ही चैप्टर हुए, ठीक है, कहां दिक्कत है, 3 तो पढ़े, 0 से 30 पे तो आए बस। अमनदीप, कोई है ऐसा बच्चा? हर्ष दीगवाल, दिया था? हाँ साइन भी है तेरे तो, फिर क्यों नाम बोल दिया मैंने? सुमन, प्रांजल, क्या हुआ? प्रांजल कौन? तू ही है प्रांजल? कौन है प्रांजल? तो नहीं होना चाहिए यार, मेरा विश्वास ही उड़ जाता। कोमल कोमल कौन है? कोमल है भाई, बचा लिया तूने। कोमल है कोई बच्ची आती है कभी? नहीं है कोमल नाम की कोई? तुम एक दूसरे के नाम तो जानते हो क्या? अजनबी हो रहे हो। मोहम्मद, मोहम्मद आकिल, नहीं है कोई ऐसा बच्चा? नीतू, वो यूपी जा रखी है? कौन सी बच्ची है? एकदम कोने में बैठती थी जो, छोटी सी, वो यूपी की है? अच्छा बीमार हो रही है, पूछो क्या है, कैसी तबीयत है उसकी? ये अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा वाले नाम है। ठीक है, मेरा कहने मतलब पेपर दो, डरने की जरूरत नहीं। आशीष हिम्मत कर, अटेम्प्ट करो, घर पे मैं बात कर लूंगा बिल्कुल, पेरेंट्स को समझाएंगे कि ये पेपर इनके रनिंग के अलावा हम करवा रहे हैं, रिवीजन टेस्ट है, तो हो सकता है बच्चे के इसमें स्कोर कम भी आए, और तुम्हें फिर भी लगे कि सर नहीं मानेंगे तो मैं रैंक नहीं भिजवाऊंगा, ये भी अपने हाथ में, ठीक है ना, बता देना, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन ये सब सोच के तुम पेपर ना दो, ये गलत है। बाकी सारे सॉल्यूशन अपने पास, तुम कहो सर दे दूंगा। लेकिन पेपर तो दो। कैसा हो? हाँ मेरे अंकल जी बैठे हैं वहाँ, और वो आपका पेपर बनाएंगे, और मैं बोल दूंगा भैया कैसे हो के तो पूरे में से पूरे आने चाहिए,
बिहार का टॉपर कैसा होना चाहिए हमारे? अच्छा, 2 टेस्ट है तुम्हारे, तो तुम एक दे दो कोई भी, वो अपने वाला दे दो, क्या बोलते हैं उसको आप, एनएफटी, वो दे दो। इसका मैं फिर पेपर अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है ना? वही दे दो, दोनों मत देना, दोनों पॉसिबल नहीं है। अपन प्रैक्टिकली सोचें, एक दे देना, तुम्हें लगे कि ये ज़्यादा अच्छे से ये दे दियो, टाइमिंग अलग अलग होगी दोनों की, तो तुम्हें एक दे दो, एनएफटी वाला दे दो, उसमें रनिंग का तुम्हारे एक साथ हो जाएगा ना, वो तो फिर तुम्हें थर्सडे को अगला पेपर मिल जाएगा, और वो पेपर मैं तुम्हें अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है? एनएफटी वाला दे दियो आप। ओके, और कोई? कैसा हुआ पेपर, ठीक हुआ था क्या? वो थोड़ा सा आउट ऑफ मुझे भी लगा, तो अगले पेपर में बोल दिया मैंने, मैं खुद ही देखूंगा, उसमें पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। नेक्स्ट से पूरी बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी में, जूलॉजी की बात नहीं करा, कंप्लीट बायोलॉजी आपको कैसी मिलेगी? 100 में हो सकता है 4-5 क्वेश्चन का मैं नहीं कहता, बाकी 90 से 95 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, जो, जो भी थे, मैंने कई बच्चे आगे थे मेरे पास, तो ऐसा मिलेगा जो एनसीईआरटी फ्रेम हो। मैंने देखा नहीं पेपर, बट बच्चे कुछ कह रहे थे तो देख लूंगा मैं, क्योंकि इन पेपर का मकसद तुम्हें मोटिवेट करना, डीमोटिवेट करना नहीं है। आप रनिंग के साथ इन चीजों को रिवाइज करोगे तो अगला पेपर तुम्हें प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा, मतलब उस पेपर से तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, बस ये अपन करेंगे, ठीक है? हो जाएगा, नेक्स्ट से प्रॉब्लम नहीं आएगी भैया। चलो, एनएफटी क्या है, एनटीएफ कौन सा पेपर होगा उसमें? जूलॉजी में क्या आएगा, लोकोमोशन तक आएगा, ठीक है? वो तुम्हारा हो रखा है। आओ इसको पूरा करते हैं, हर बार तुम इसको आगे पीछे कर देते हो। कॉकरोच पढ़ाने का फायदा हुआ क्या? मैं देख रहा था तुम्हारी रैंक सबकी आई थी, वैसे तो तुम्हारी अलग से नहीं थी, अब नाम तुम्हारे पता चलेंगे तो पता चलेगा कहाँ आ रहे हो तुम। हाँ, वो करेक्शन है, उसमें मशरूम ही आंसर है, यूट्रिकुलर, वो एक करेक्शन था, हाँ 4th दे रखा था उसमें, 2nd या 3rd है, हाँ वो करेक्शन है, वो सही है, जिसने मशरूम किया उसका सही है, वो एक तो सही हुआ। जूलॉजी में तो एक ही था, अच्छा एक फिजिक्स में था। आओ लो, नर्वस सिस्टम पर आओ, आज आगे लेते हैं इसको, हेडिंग डाल दो बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं फटाफट। आपको ब्रेन के 3 पार्ट बताए हुए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसमें पहला पार्ट उठा लो, फोर ब्रेन, कोशिश करते हैं चैप्टर पूरा हो आज। फोर ब्रेन, आओ देखें, फोर ब्रेन में कितने पार्ट थे? एक तो आता है सेरेब्रम, फोर ब्रेन का एक पार्ट आता है बेटा जी सेरेब्रम, और एक नाम आता है डायनसिफेलोन, सेरेब्रम एंड डायनसिफेलोन, सेरेब्रम और डायनसिफेलोन, सेरेब्रम और डायनसिफेलोन। तो सेरेब्रम की बात करूं बेटा जी, एनसीईआरटी से कवर कर रहा हूं, आपने ग्रे व्हाइट मैटर पढ़ लिया था ना, कि सेरेब्रम में व्हाइट मैटर अंदर होगा और ग्रे मैटर बाहर होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। सेरेब्रम को बोला था ब्रेन का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट पार्ट। अब देखना सेरेब्रम में क्या होता है, ये जैसे सेरेब्रम है, सेरेब्रम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और ये जो डिवाइड करने वाली बेटा जी फिशर है, इसको क्या बोलते हैं? ये फिशर कहलाती है मीडियन या लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, मीडियन या लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, मीडियन या लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, ये सेरेब्रम मान लो। इस फिशर ने इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो दो पार्ट बने ना बच्चों, इनको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये वाला है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये वाला राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट राइट तो समझते हो ना तुम, बॉडी का कोई भी ऑर्गन बनाऊंगा मैं तो ये साइड लेफ्ट, लिखने में तो ये हाथ तुम्हारा राइट होता है, बट ये पार्ट कौन सा होगा, लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जब डाइसेक्शन करोगे ना, डाइसेक्शन समझते हो, बॉडी तुम्हारे आगे पड़ी रहेगी, तो ये साइड कौन सी होगी, वेंट्रल, तो इसमें हार्ट है, ये लंग्स है, ये लीवर है, ये किडनी है, ये सारी साइड
लेफ्ट, ये साइड राइट। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, मैं जैसे खड़ा हूं, ये लेफ्ट रखना और ये हमेशा राइट रखना है। तो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर, इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक स्ट्रक्चर बेटा जी कनेक्ट करती है, जिसको बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। तो ध्यान देना, हेमिस्फीयर को अलग किसने किया? मीडियन फिशर ने। दोनों को कनेक्ट किसने किया? कॉर्पस कैलोसम ने। और हेमिस्फीयर के पेरिफेरल साइड पे यहां पे कुछ ऐसे गायराई एंड सल्साई, ऐसे एक ग्रू और रिजेज प्रेजेंट होते हैं। ये लो, इन ग्रू और रिजेज को बोला जाएगा गायराई एंड सल्साई। देखना बेटा जी, इनकी प्रेजेंस से सरफेस एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हारा ब्रेन में एक तो मैं ऐसे बना दूं, एक ये वाले प्रोजेक्शन बना दूं, इस वजह से सरफेस एरिया, जितना एरिया बढ़ेगा उतने ही मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो भैया जिसके ब्रेन में गायराई सल्साई ज्यादा होंगे उसकी मेमोरी और इंटेलिजेंस पावर ज्यादा। है ना? अपने में तो सीधी लाइन दिखती है सर, एक है ना। हाँ, कहाँ आप इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हो सर। तो गायराई सल्साई डिसाइड करता है अपनी इंटेलिजेंस को, ये जितने ज्यादा है उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा। तो गायराई सल्साई का रोल है बेटा जी ब्रेन में एरिया को क्या करना? इंक्रीज, एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं गायराई और सल्साई। ठीक है, अब इस पेरिफेरल पार्ट को, जो पेरिफेरल पार्ट है उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ब्रेन का पेरिफेरल पार्ट कहलाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो कुछ पॉइंट है जो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करियो। डिवाइड करने वाला कौन? मीडियन फिशर या लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। जोड़ने वाला कौन? तो मैं कहूंगा कार्पस कैलोसम कनेक्ट करता है बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, और अलग करता है मीडियन फिशर। पेरिफेरल पर ये कौन दिखे थे? गायराई सल्साई, जिनका रोल सरफेस एरिया को, ये जितने ज्यादा होंगे इतना ही एरिया, उतनी ही मेमोरी थिंकिंग की कैपेसिटी ज्यादा। अब मैंने कहा पेरिफेरल पोर्शन क्या कहलाया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपने मेडुला कॉर्टेक्स सुना है क्या? किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला हमेशा अंदर, कॉर्टेक्स हमेशा बाहर। तो ये सेरेब्रल का कौन सा पार्ट है? कहां है? बाहर की ओर। इस कॉर्टेक्स में 3 रीजन बताती है आपकी एनसीईआरटी बेटा जी। कॉर्टेक्स में 3 रीजन है। एक नाम दिया है सेंसरी एरिया, एक वर्ड आएगा मोटर एरिया, और एक नाम आएगा एसोसिएशन एरिया। सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन एरिया। पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं मैं फिर कहता हूं इस चैप्टर को कहीं से एक्स्ट्रा में नहीं जाना, बहुत कुछ दे रखा है, एनसीईआरटी समझ लो तो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा इस चैप्टर से, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन। अब आप सोचो बच्चों, हमने टच किया तो सिग्नल कौन लेके गया? सेंसरी न्यूरॉन। कहां लेके गई? ब्रेन। और ब्रेन के कौन से एरिया में आई? सेंसरी एरिया। एनालिसिस का काम किया एसोसिएशन। वापस सिग्नल कहां से आए? मोटर एरिया से कौन सी न्यूरॉन आई? मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन किससे कनेक्ट है? सेंसरी एरिया से। मोटर किससे कनेक्ट है? मोटर एरिया से। और दोनों को कनेक्ट करने वाला एसोसिएशन एरिया। तो 3 एरिया अपने पास ब्रेन में आ गए। एक को नाम दे दिया सेंसरी एरिया, एक बेटा जी मान लो ये रहा मोटर एरिया। एक जो दोनों को कनेक्टेड करेगा एसोसिएशन एरिया। इन तीनों में आपसे पूछे लार्ज एरिया कौन से हैं? एसोसिएशन। क्या एसोसिएशन, देखना बोर्ड पे, क्या एसोसिएशन कंप्लीटली सेंसरी है, कंप्लीटली मोटर है? तो एनसीईआरटी ने बड़े प्यार से लिखा है एसोसिएशन एरिया इज ए लार्ज एरिया नाइदर सेंसरी नॉर मोटर। ना तो क्लियरली सेंसरी है और ना ही क्लियरली मोटर है, ये दोनों का कनेक्शन है। तो इन तीनों में सबसे बड़े एरिया एसोसिएशन एरिया, जो दोनों को एसोसिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कहां आई?
सेंसरी एरिया से। मोटर न्यूरॉन कहाँ से गई? मोटर एरिया से। और दोनों के बीच को कनेक्ट करने वाला एसोसिएशन एरिया। इन्हीं एरिया में बेटा जी ऐसे खूब सारे गायराई सल्साई होते हैं, यही सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, एसोसिएशन एरिया के कुछ फंक्शंस भी दिए हैं। थोड़ी सी एनसीईआरटी की लैंग्वेज आती है। एसोसिएशन एरिया 3 मेन काम करता है। CMI, सी माने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। M माने मेमोरी, क्योंकि इसमें गायराई सल्साई है तो थिंकिंग कैपेसिटी, मेमोरी। I4 इंटरसेंसरी एसोसिएशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन। तो एसोसिएशन एरिया के 3 रोल है। पहला रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, दूसरा बेटा जी M4 मेमोरी, और I4 आ गया इंटरसेंसरी एसोसिएशन। ये तीनों फंक्शन आपको कौन करवा के देगा? एसोसिएशन एरिया। फिर से सुन लो, जो सेरेब्रम का पेरिफेरल पार्ट है उसे क्या बोलूंगा? cerebral cortex, further divided into 3 areas. First called sensory, motor, association. Association neither clearly sensory nor motor area, वो दोनों को कनेक्ट करने वाला है। उसमें खूब सारे गायराई और सल्साई which increase surface area for memory. There are 3 important functions related to association area. First, communication, मेमोरी और इंटरसेंसरी एसोसिएशन। एसोसिएशन का काम ही एसोसिएट करना होता है। और ये तीनों हमें मिलेंगे कहाँ? सेरेब्रल के कॉर्टेक्स पार्ट में। 2 हेमिस्फीयर है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। पेरिफेरल पे खूब सारे गायराई सल्साई जिन्होंने सरफेस एरिया को बढ़ाना है। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ गायराई सल्साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेन इंटेलिजेंस। तो जितने गायराई सल्साई होंगे उतना ही दिमाग बेटा जी क्या होगा? डेवलप होगा, इंटेलिजेंस होगा। क्लियर? तो ये बात आई इस सेरेब्रम की, उसके अलग अलग पार्ट्स यहां दे रखे हैं। सेकंड बात करते हैं अपन किसकी? डाइनसेफेलोन की। एक थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके तुम्हें बताता हूं मैं सेरेब्रम के बारे में। लोब ऑफ सेरेब्रम, लोब ऑफ सेरेब्रम, कई बार इसके फंक्शन आ जाते हैं बेटा जी कि सेरेब्रम में कौन कौन सी लोब है। ये तुम्हारा ब्रेन भेजा मान लो, ऐसे बनाया मैंने इस टाइप से। अरे लोकोमोशन में बोन्स तो पड़ी है ना तुमने। ये आगे वाली कौन सी थी? फ्रंटल। ये पैराइटल, कान पर पीछे, बस। तो ये तो बोन है। उसके अंदर जो ब्रेन का पार्ट है उसको भी वही नाम दे दो। सबसे आगे वाली लोब है, वहां आपने बोन लिखा था, यहां लिख दो लोब, फ्रंटल लोब। फ्रंटल के बाद ये आ गई कौन सी? पैराइटल लोब। ये कान के पास वाली टेम्पोरल लोब, और बिल्कुल पीछे वाला पोर्शन ऑक्सीपिटल लोब। ये अपने सेरेब्रम की अलग अलग लोब, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। अब ध्यान देना, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूं। आपके पास सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? 5 पढ़ना अपना। ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, जीभ, स्किन, नोज, ठीक है, कान। 5 हो गए ना। अब पांचों बच्चों किससे कनेक्टेड होते हैं? मैंने, तुम दिख रहे हो मुझे, तुम्हारे प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं। वो जो आंखें, जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की इमेज है, मेरी आंखों में गई लाइट, फिर आंखों से इमेज बनी और वो कहां गई? ब्रेन के पास। मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हो। ऐसी आपकी गलतफहमी है सर, हमने दोनों कान खोल रखे हैं ना, इधर से सुन रहे हैं उधर से। गलती से कोई बात तुम्हारे भेजे में भी चली गई, आपने सुना और वो कहां चला गया? ब्रेन में। ब्रेन सुनाता है, ब्रेन के पास ही सिग्नल जा रहे हैं। देखने वाले भी, स्मेल नाक से आई, कहां गई? ब्रेन के पास। हाथ पे मैंने टच किया, सिग्नल कहां गए? ब्रेन के पास। कोई चीज खाई, टेस्ट की सेंसेस कहां गई? मतलब 500 रिसेप्टर कहां सिग्नल भेजते हैं? ब्रेन को। तो ब्रेन में कोई ना कोई पार्ट होगा जो देखने में हेल्प करता है, जो सुनने में हेल्प करता है, जो सूंघने में हेल्प करता है। तो 5 पोर्शन ब्रेन के पास भी तो है। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेरेब्रम ने अलग अलग लोब को फंक्शन दे दिए कि तू ये काम संभाल ले, तू ये संभाल ले। पहला जो ऑक्सीपिटल लोब है, ये रिलेटेड टू विजन। जो देखने का काम है वो किसका है? ऑक्सीपिटल। आंखों से जो सिग्नल जाएंगे वो सेरेब्रम में किसके पास आएंगे?
मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सीडेंट के केस में ब्रेन का ये वाली लोब डैमेज हो गई तो कौन सी प्रोसेस अफेक्टेड होगी? विजन। यहां किसका सेंटर है? विजन का, देखने का सेंटर है। पैराइटल के पास तुम्हारा टच और टेस्ट, टच और टेस्ट का सेंटर किसके पास है? पैराइटल। टच बोले तो स्किन, टेस्ट बोले तो टंग। तो स्किन और टंग कहां जा रही है? पैराइटल को सिग्नल दे रही है। टेम्पोरल बोले तो कान के पास है सर, कान के पास है तो इसके दो रोल है, हियरिंग, बैलेंसिंग के साथ ऑल्फैक्शन, एक लैंग्वेज। ये जो अलग अलग भाषाएं तुम बोलते हो इसका सेंटर कहां है? टेम्पोरल। सुनना और सूंघना दोनों रोल किसके हैं? टेम्पोरल के। मतलब डॉक्टर बनोगे ना, आंख वाले डॉक्टर को क्या बोलते हो? बता। आई स्पेशलिस्ट बोल देते हैं। वहां गई थी मैं, चश्मे का नंबर चेंज हुआ था मेरा ना, आई स्पेशलिस्ट। वेरी गुड। और बालों वाला डॉक्टर हेयर स्पेशलिस्ट, दांतों वाला टूथ स्पेशलिस्ट सर, टीथ बोल दो, है ना? सही है। ऑप्थेलेमोलॉजिस्ट, ऑप्थेलेमोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट होता है। कान वाला ईयर स्पेशलिस्ट, बिल्कुल। कैटेगरी आती है ईएनटी, नाम सुना आपने? ईयर नोज, नॉट नेक, ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गला, ये ट्राइंगल बनता है एक, इसका एक ही डॉक्टर होता है, ईयर नोज थ्रोट। मतलब ईयर का नोज का डॉक्टर एक है, क्योंकि दोनों की सेंसेस ब्रेन में एक ही जगह जा रही है। ईयर का काम और नाक का ऑल्फैक्शन, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? टेम्पोरल के पास। तो ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गला, उसके डॉक्टर को क्या बोलते हो? ईएनटी। आंखों वाली अलग ब्रांच है, ऑप्थेलेमोलॉजिस्ट। आई स्पेशलिस्ट बोल दो, सही रहेगा। कौन पूछने वाला है, तुम बनने के बाद बनोगे। लैंग्वेज का मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो ना, उसका सिग्नल भी किसके पास है? टेम्पोरल। बच गया फ्रंटल बेटा जी, ये तुम्हारा दिमाग है। कहां है सर वो? ये इसके पास है भाई, जो है या नहीं है जो भी है, लेकिन वो किसकी जिम्मेदारी है? फ्रंटल की। आपकी इंटेलिजेंस ये रखता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तुम्हारे पास है, आपके आइडियाज और स्पीच सेंटर, ये सारे काम किसके हैं? फ्रंटल के। मतलब अगर एक्सीडेंट में यहां लगे, इस जगह चोट लगे, तो याददाश्त जाने के चांस सबसे ज्यादा। मूवी सीरियल में देखते हो ना, वो तो पीछे लगे तो भी याददाश्त चली जाए मैम, तो वो तो सीरियल में याददाश्त जलाने तो वो पीछे भिड़ेगा तो भी अल्ले में कौन हूं कहां हूं। बाकी याददाश्त जाने में मेन रोल किस लोब का है? और ये फ्रंट पे होती है। सारी इंफॉर्मेशन आप यहां स्टोर करके रखते हो, सोचने समझने वाली और बोलने वाली भी इसके पास है। ये स्पीच है, बोलना, और ये है लैंग्वेज, भाषा का नॉलेज, वो टेम्पोरल देखता है। तो मैं 5 रिसेप्टर बोल रहा हूं, उनको कनेक्ट करो। आंख के लिए मेरी तरफ मत देखो, उधर देख लो, ऑक्सीपिटल। नाक और कान टेम्पोरल, अरे टेम्पोरल कान के पास ही तो है। तो सुनना सूंघना कान, स्किन और टंग पैराइटल, टच और टेस्ट पैराइटल। तो 500 रिसेप्टर आ गए, वो ब्रेन में इन लोब से कनेक्टेड होते हैं। आपका ब्रेन या सोचने वाला माइंड कौन सी लोब है? फ्रंटल लोब, जो बिल्कुल फ्रंट पे होती है। तो ये अलग अलग लोब और उससे कनेक्टेड तुम्हारे रिसेप्टर। टेम्पोरल को थोड़ा सा ध्यान रखना, कान के पास है तो सुनना और सूंघना दोनों रोल ये प्ले करता है। अब ब्रेन का सेकंड पार्ट आ रहा है। फोर ब्रेन का पहला मेन पार्ट सेरेब्रम। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट उठा रहा हूं, डायनसिफेलॉन। बता रहा था ना, ब्रेन में भी एक डायन बैठी है, डायनसिफेलॉन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका हाइपोथैलेमस। तो पहले डायनसिफेलॉन की स्ट्रक्चर सुनो। डायनसिफेलॉन बेटा जी रूम लाइक है, ऐसे कमरे जैसा है। कमरे की 3 पार्ट होते हैं, ऊपर है छत, रूफ, नीचे क्या बोलते हो उसको? अच्छा, टाइल्स तो नहीं बोला तुम लोगों ने। ये क्या है? फ्लोर है, फर्श है, आंगनों, और साइड में क्या है? दीवारें। तो ऐसी स्ट्रक्चर है। डायनसिफेलॉन को मैं बोल दूं एक रूम लाइक स्ट्रक्चर बेटा जी, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं बस। ऐसा एक पोर्शन है, ये डायनसिफेलॉन है। डायनसिफेलॉन का जो
डोर्सल साइड है, ऊपर वाला पोर्शन, ये मान लो इसका वेंट्रल साइड है। डोर्सल साइड पे इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एपीथैलेमस। एपीथैलेमस। फ्लोर जो उसका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और साइड की जो दीवारें हैं वो है थैलेमस। ये इसका थैलेमस। मतलब डाइनसिफिलोन के कितने पार्ट है? 3। रूफ, एपिथैलेमस। एपी का मतलब आपने एपिथीलियम पढ़ा था। एपी का मतलब अपॉन, ऊपर वाला, कनेक्टिव के ऊपर हो एपिथीलियम। तो सबसे ऊपर कौन है? हाइपो का मतलब नीचे, फ्लोर, हाइपोथैलेमस। और साइड की दीवारें कौन होगी? थैलेमस। अब आप पहले ये देखो बच्चों, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? रूफ ज्यादा होती है, फ्लोर का एरिया ज्यादा होता है कि दीवारों का ज्यादा है? दीवारों का होना चाहिए ना। तो जो थैलेमस है इन तीनों में सबसे लार्ज पार्ट है। और थैलेमस सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का काम करेगा। मतलब सेंसरी और मोटर के जो सिग्नल है वो यहीं से जाते हैं, थैलेमस से जाएंगे। यहां से सिग्नल आएंगे और जाएंगे, इसी पोर्शन से जाते हैं। मेन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ग्लैंड कनेक्टेड होती है। कौन सी? अरे मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। उसको कंट्रोल कौन कर रही है? हाइपोथैलेमस। और बच्चों ये जो एपिथैलेमस बनाया है, यहां भी एक ग्लैंड कनेक्ट होती है। आपने सुना हो तो ब्रेन में एक और ग्लैंड आएगी, कौन सी? पीनियल ग्लैंड। अगले चैप्टर में बताऊंगा एंडोक्राइन में। तो डाइनसिफेलोन का डायग्राम समझना। पूछेगा एपिथैलेमस किधर है? ऊपर बोले तो कौन सी साइड लिखी है अपन ने? डोर्सल। एपिथैलेमस की पोजीशन कौन सी साइड में है? डोर्सल साइड में। ठीक है। हाइपोथैलेमस बच्चों किधर आ रहा है? वेंट्रल। पिट्यूटरी ग्लैंड किधर है? वेंट्रल। पीनियल बॉडी किधर है? पीनियल बॉडी कनेक्ट होती है किससे? एपिथैलेमस से। पिट्यूटरी कनेक्ट किससे है? हाइपोथैलेमस से। और जो लेटरल वॉल है वो थैलेमस है, जो इसका कैसा एरिया है? लार्ज। वहां से सिग्नल जाएंगे और आएंगे। जाना सेंसरी, आना मोटर। तो ये सेंसरी मोटर सिग्नलिंग का काम करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे मेन जो बात मैं करूंगा वो बात करूंगा मैं किसकी? हाइपोथैलेमस की। 4 से 5 बार PYQ का क्वेश्चन बना हुआ है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन बताओ। और एक ही फंक्शन बार बार पूछा है, तुम्हारा टेम्परेचर कंट्रोल। आप होमोथर्मल हो, हमारा टेम्परेचर कितना रहता है? 37। फीवर एक्सेप्ट है, फीवर में टेम्परेचर बढ़ेगा, बाकी नॉर्मली आपका कितना? 37। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मेन रोल किसका? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी का कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और पीनियल किससे कनेक्टेड है? एपिथैलेमस। तो बेटा जी एपिथैलेमस को बोल सकता हूं मैं, इट्स फॉर्म रूफ ऑफ डाइनसिफेलोन। ये तो रूफ है। हाइपोथैलेमस बेस और फ्लोर ऑफ, फ्लोर की स्पेलिंग FL, फ्लोर ऑफ डाइनसिफेलोन। ठीक है। ये लेटरल वॉल कौन बनाएगा? थैलेमस। अब सबसे मेन है, उसी पे फोकस कर लो। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो पन्ना पलट रहा हूं मैं और हाइपोथैलेमस के कुछ फंक्शंस आपको बता रहा हूं बेटा जी, कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो इसका पहला मेन फंक्शन जो अभी बताया था आपने, किसको मेंटेन करना? टेम्परेचर को। तो बोल दिया थर्मो रेगुलेशन। बोले तो टेम्परेचर कंट्रोल। ये वो है जो टेम्परेचर को क्या करेगा? कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल वाला है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ये करता है। और कोई फंक्शन पता है? इसी के पास हंगर एंड थर्स्ट सेंटर, भूख और जो प्यास अपने को लगती है उसका कंट्रोल भी किसके पास है? हाइपोथैलेमस। ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब हाइपोथैलेमस के काम है। पिट्यूटरी का कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड का कंट्रोल भी किसके पास है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। और कोई फंक्शन बोलो? अरे हार्मोन भी रिलीज करता है क्या?
एंडोक्राइन में पढ़ोगे तुम, हाइपोथैलेमस से हार्मोन भी आते हैं। कोई हार्मोन पता आपको? ऑक्सीटोसिन। जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं तो प्रेगनेंसी, बर्थ के टाइम यूट्रस की मसल्स में क्या करवाना है? कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा हार्मोन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। कहाँ से बनता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का एक और काम है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। कुछ हार्मोन भी सिंथेसाइज करता है, हार्मोन भी रिलीज करता है, और एक और फंक्शन बेटा जी, कंट्रोल करता है बॉडी के बिहेवियर्स को, रेगुलेट करता है बॉडी के बिहेवियर्स को, इमोशंस को। अलग से ही पॉइंट अभी बता दूंगा मैं। तो हाइपोथैलेमस के कुछ वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जिसमें पहला तो किसको कंट्रोल करना? टेम्परेचर। भूख और प्यास का काम भी हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी का कंट्रोल हाइपोथैलेमस। हमने बोला सर हार्मोन बनाने का काम हाइपोथैलेमस, और बिहेवियर्स को कंट्रोल भी कौन? हाइपोथैलेमस। तो इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हम बात कर रहे थे बच्चों किसकी? ब्रेन का पहला पार्ट चल रहा था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में दो नाम आ गए, सेरेब्रम एंड डायनसिफेलोन। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस पार्ट है, जिसको दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करती है मीडियन फिशर। जोड़ने का काम कॉर्पस कैलोसम। पेरिफेरल पार्ट पर था कॉर्टेक्स, जिसके तीन एरिया, सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन। एसोसिएशन रिलेटेड टू थ्री फंक्शन, सीएमआई, कम्युनिकेशन, मेमोरी, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। वैसे तो सीएमआई की फुल फॉर्म सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो पढ़ोगे, मैं ऐसे ही बना के ले आए, तुम ये याद रख सको। कम्युनिकेशन, मेमोरी और इंटरसेंसरी एसोसिएशन वो है। तो जो एसोसिएशन है वो ना तो क्लियरली सेंसरी होगा और ना ही क्लियरली मोटर होगा, वो दोनों को कनेक्ट करेगा। अभी अलग अलग लोब है जो अलग अलग फंक्शन से बेटा जी कनेक्टेड है। फिर आपने मेन डाइनसिफिलोन की बात की, उसमें भी सबसे मेन कौन? हाइपोथैलेमस। रूफ तो एपिथैलेमस, फ्लोर हाइपोथैलेमस, दीवारें थैलेमस। ये इसके अलग अलग पार्ट आ गए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस के फंक्शन। अगला पॉइंट आता है फोर ब्रेन में ही लास्ट, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, और एक नाम हम दे दें इसको इमोशनल ब्रेन। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, भावनाओं को काबू में रखने वाला इमोशनल ब्रेन। ये जो इमोशंस आते हैं ना, चलते ही तुम इमोशनल हो जाते हो, क्या होगा सर मेरा, होगा कि नहीं होगा, पेपर दूं कि ना दूं, हैं, नंबर कम आए तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे। बिल्कुल इमोशंस होते हैं। ह्यूमन सोशल प्राणी है, अपन सामाजिक प्राणी है, हर चीज़ें सोचनी पड़ती है, दिमाग कई बार भावुक कर देता है। तो ये जो इमोशनल वाला पॉइंट है, ये ब्रेन ने किसको दे रखा है? लिम्बिक लोब को। मोस्टली तो इधर ज़्यादा डेवलप होता है, इमोशनल ब्रेन वाला पार्ट इनमें ज़्यादा डेवलप होता है ये इमोशनल। तुम ज़्यादा इमोशंस, तुम्हारे में तो कूट कूट के भरे हुए ना, हैं, कूट कूट के भरे हुए हैं ना हाँ, इमोशंस ज़्यादा ही। थोड़ी सी बात पे आंखों में आंसू तैयार, कुछ भी छोटी मोटी बात हो जाए, किसी तीसरे का इश्यू है, आंसू अपने आ जाते हैं। तो इमोशंस वाला पोर्शन जो है वो ब्रेन ने किसको दे रखा है? लिम्बिक लोब को। लिम्बिक लोब में कौन कौन है आप ये देखना बच्चों, इसमें इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम का कुछ इनर पोर्शन इसमें आता है। एक प्यारा सा नाम है एमाइगडेला, सुना है? यह है इमोशन की जड़, एमाइगडेला। एक है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। वैसे तो टेक्सोनोमी में हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स को बोलते हैं, समुद्री घोड़ा, एक मछली है ये। लेकिन अपने ब्रेन में भी ऐसा पार्ट है, दिखने में वैसा दिखता है वो घोड़े जैसा, तो नाम ही क्या रख दिया इसका? हिप्पोकैम्पस। एक इमाइगडेला और इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लिम्बिक लोब। इन तीनों का एक कॉमन फंक्शंस है, ये किसको कंट्रोल करेंगे? इमोशंस को और बॉडी के बिहेवियर को। हाँ, हाइपोथैलेमस साथ होगा इनके, हाइपोथैलेमस मिलकर किसको कंट्रोल करवाएगा? बिहेवियर को। कुछ बिहेवियर के नाम एनसीईआरटी देती है, जैसे रेज, जैसे प्लेजर, जैसे फियर, जैसे मोटिवेशन, एक्साइटमेंट,
जितने भी इमोशंस से रिलेटेड बातें हैं बेटा जी, ये सारा कंट्रोल किसका होगा? लिम्बिक सिस्टम का। सीधा क्वेश्चन आएगा, इमोशंस रेगुलेटेड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, ए माइगडेला एंड हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस वैसे बोलते हैं सी हॉर्स को, वैसा लगता है तो नाम हिप्पोकैम्पस दे दिया। अलोंग विद हाइपोथैलेमस, किसके साथ मिलके? हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ये बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और एक और भी दिया है, इट्स ऑल्सो रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इसका रोल है। और उसको बोलते हैं बेटा जी लिबिडो। सेक्सुअल बिहेवियर के लिए एक वर्ड आएगा लिबिडो, याद रखना, आगे फिर इसको यूज करेंगे अपन, लिबिडो, सेक्सुअल बिहेवियर। तो बॉडी के जो भी बिहेवियर है कंट्रोल्ड बाय लिम्बिक लोब। इसलिए बोलते हैं अगर एमाइगडेला हटा देना, एमाइगडेला, डर का पता ही नहीं लगेगा। कितने अंधेरे में घुसा दो, बिना तरीके कितने माइनर दिला दो, इमोशंस ही नहीं आएंगे, डर ही नहीं लगेगा तुमको। कहीं बैठा दो, कुछ भी करवा दो, बोले छत से कूदा कूदा, क्या होना है? तो ये जो डर वाली भावनाएं हैं, ये इमोशंस जो तुम्हारे में जगाता है, ये है ए माइगडेला। इसके बिना बोलते हैं फियर का एहसास नहीं होगा। तो होता ना कोई, हमें डर नहीं लगता, एक्चुअल में कौन डेवलप नहीं है वहां? एमाइगडेला। तुम्हारे में तो हाइपर एक्सेस ग्रोथ कर रखा है एमाइगडेला ने। हाँ, अपन को तो लाइट में धुंधली छूट जाए, अपन तो वो वाले हैं। तो इन सारे इमोशंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इमोशनल ब्रेन, और उसके ये अलग अलग पार्ट जो मिलकर इसको बनाते हैं। सारी बातें आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ये बच्चों अपना मेन पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, जिसमें सारा ये मेन है। एक बार तुम इसकी रीडिंग एनसीईआरटी है तुम्हारे पास तो लगाओ, फिर मैं मिड ब्रेन चालू करता हूँ। छोटे छोटे हैं अब तो, कुछ नहीं, इसको अच्छे से पढ़ो। है कुछ बातें लाइन ऐसी, हो सकता है तुम्हें डाउट आए, डिस्कस करो, अभी पढ़ो। घर पे तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं, पता नहीं कहाँ निकलता है। 15 घंटे पढ़ने हैं भैया, 15 घंटे कोचिंग के साथ। कोचिंग में 6 घंटे आते हो गया, अलग से 9 घंटे की स्टडी, और दिन का 15 घंटा पढ़ाई में लगाओ, तब जाके डॉक्टर बनने की सोच सकते हैं हम। अभी तो सोच सोच भी नहीं सकते अभी तुम। अगर 14 घंटे भी पढ़ रहे हो तो सोचना भी मत। 15 घंटे पढ़ के हम ये सोच सकते हैं कि हम डॉक्टर बन सकते हैं। सोचने वाला काम चालू करना। पेपर ले जाना जिसने नहीं दिया है। फिजिक्स के हुए थे क्या क्वेश्चन घर जाने के बाद? एग्जाम हॉल में हो गए थे? कोई बात नहीं, नहीं हुए तो कोई घबराने की तुम ज़्यादा सीरियस मत लिया करो कोई चीज़ों को, ठीक है? तुम्हारे रिवीजन के लिए हो रहा है बस। बस इतना दिमाग मन से कहो कि हाँ यार मैं पढ़ के आया था, बस खत्म बात। मैं 5 टॉपिक पढ़ के आया था, उस 5 टॉपिक के क्वेश्चन तो मैंने सही किए हैं। जो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? 5 चैप्टर पढ़ के आए, 5 के क्वेश्चन सही हुए, मतलब एक्यूरेसी तो 100% है मेरी। जो मैं पढ़ के आया वो मैंने सही किए हैं। जो बीच में ग्रे और व्हाइट मैटर की बातें हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताई थी। जहां एक्सोन है, जहां माइलिन शीथ है, वो तो होगा व्हाइट मैटर। जो साइटोन वाला पोर्शन है वो होगा ग्रे मैटर। माइलिन शीथ नहीं है तो ग्रे होगा, माइलिन शीथ व्हाइट होती है। ये 2-3 लाइन बीच में आएगी। सेरेब्रम का इनर वाला पोर्शन व्हाइट है, बाहर वाला ग्रे है। लास्ट लेक्चर का पॉइंट है, लास्ट से लास्ट। लास्ट में तुमने पढ़ने कहाँ दिया था? कल तो कॉकरोच के पीछे पड़ गए थे। फ्रॉग वाले तो सही हुए थे क्या? मेंढक, हाँ, राणा टिगरी ना, वही तो है। इसको, हाँ तो राणा टिगरी नहीं है वो, इंडियन ब्लू फ्रॉग मेंढक ही तो है। इंटरनल नहीं होता ना, क्योंकि मेंढक में तो पानी में होता है। एक्सटर्नल, ये मैंने नहीं किया है। क्या था ये? हमने कुछ नहीं देखा सर। क्या था एक और? फ्रॉग की यहाँ नेक नहीं हो तो वो फ्रॉग जंप करता ना, यहां से कूद के वहां बैठा। अगर नेक होती तो सिर हिलेगा,
कूद के बैठा है, बैठते ही सिर हिला और मान लो सिर जमीन से टकराया तो वहीं सलट गया। पता चले वो फ्रॉग की अंतिम कूद थी, लास्ट जम थी, बेचारी कूदा और मर गया वही। इसलिए नेक होती नहीं, नेक नहीं है तो गर्दन हिलेगी नहीं। कल कॉकरोच में आई थी ना, नेक की वजह से वो अपने सिर को ओल्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकता है, तो मेंढक में गर्दन ही नहीं होती। कूदेगा जोर से, बैठेगा तो सिर हिलेगा ही नहीं, हिलता तो जमीन से बिड़ता, बिड़ता तो सल्ट जाता। इसलिए नेक नहीं होती। जंपिंग में हेल्प होता है, इसलिए नहीं होती। एक वो सीक्वेंस का क्वेश्चन आया था ना फ्रॉग में, स्पम वाला, वो पीवाईक्यू है, एआई पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है वो। टेस्टिस, वास एफरेंसिया, किडनी, बिडर कैनाल, यूरोजेनाइटल डक्ट, क्लोएका, वो आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। एक वो भी आया हुआ है, फ्रॉग के हार्ट वाला क्वेश्चन आया था, हार्ट इज मायोजेनिक, ऑटो एक्साइटेबल, वो भी पीवाईक्यू से उठाया था मैंने। तो पीवाईक्यू 10 साल के लगा क्या हो, पढ़ लिया ये? लगाओ रीडिंग लगाओ, फिर मैं मिड ब्रेन चालू करता हूं। क्या ब्लेड क्या बनाइए? डोंट वरी इफ यू एक्सीडेंटली swallow a razor blade, the human body is far more competent than you may believe। अच्छा, पेट का एसिड ब्लेड को खत्म कर देगा। एसिड्स आर ग्रेडेड ऑन ए रेंज ऑफ 0 to 14, द लोअर द pH द स्ट्रॉन्गर द एसिड। द ह्यूमन स्टमक एसिड इज 1 to 2 powerful। Scientists discovered that the thickened blade of a single edge blade disintegrated after 2 hours of immersion in stomach acid। 2 घंटे में ब्लेड सल्टा दोगे हैं? पहले हाँ, वो स्टमक जाने से पहले कई चीज काम करके जाएगी, है ना? हाँ, कोई इसको प्रैक्टिकली कहीं लिखा नहीं गया ये, वो आता ना क्या लिखी हुई आती है डिस्क, वो आता ना घर पे, डोंट ट्राई इट होम, है ना? चलो अगला पॉइंट बच्चों, मिड ब्रेन देखो। फोर ब्रेन के बाद ब्रेन का सेकंड छोटा सा एक पार्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हमने एक नाम और भी दिया था, मिजेनसिफेलोन। फोर ब्रेन को तो बोला था प्रोजेनसिफेलोन, मिड ब्रेन का नाम है मिजेनसिफेलोन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये ब्रेन का छोटे वाला पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट पार्ट है। और मिड ब्रेन में इसकी डोर्सल साइड और इसकी वेंट्रल साइड, डोर्सल और इसकी वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड में ये ध्यान रखना है 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट, 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट। और इन 4 लोब का नाम है कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्री का मतलब ही बेटा जी क्या होता है? 4। कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। तो मिड ब्रेन की सबसे मेन स्ट्रक्चर है कि मिड ब्रेन की कौन सी साइड में? डोर्सल साइड में। डोर्सल साइड में ऐसे ऐसे 4 ऑप्टिक लोब्स होती है, 4 लोब है ऐसे बेटा जी, 4 लोब है ये, इन्हीं को बोल दिया कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। अब जब डायग्राम देखोगे ना तो 2 लोब तो ऊपर दिखेगी और 2 लोब नीचे। इन ऊपर वाली लोब को तो बोलते हैं सुपीरियर, ये वाली लोब तो कहलाएगी सुपीरियर। और नीचे वाली जो 2 लोब होगी बेटा जी, इसको बोलेंगे इंफीरियर। टोटल लोब कितनी है? 4, 2 अपर और 2 लोअर। अपर को बोला सुपीरियर, लोअर कहलाई इंफीरियर। इंफीरियर कनेक्टेड होती है हियरिंग से, और जो सुपीरियर है वो कनेक्टेड होती है विजन से। हेल्पर है। सुपीरियर जो लोब है वो रिलेटेड टू विजुअल एक्टिविटी और ये रिलेटेड टू हियरिंग एक्टिविटी। अगर आपसे पूछे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर सुपीरियर लोब डैमेज हो गई तो अफेक्टेड विजन पे असर पड़ेगा, इंफीरियर डैमेज हो जाए तो हियरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। कितनी लोब है? 4। नाम दे दिया कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। और बच्चों ध्यान रखना, जो मेंढक है सिलेबस में आ गया है, मेंढक के
मिड ब्रेन में 2 ऑप्टिक लोब होती है, ये फर्क है। आप में 4 और मेंढक में 2 है, तो नाम क्या दे दो? कॉर्पोरा। क्वाड्री की जगह में क्या लिख दूं? बाईजेमिना। मेंढक में क्वाड्री नहीं, मेंढक में क्या होगा? बाईजेमिना। बस अपने में क्वाड्री होता है, मेंढक में बाईजेमिना। वहां 2 है, अपने में 4 है। वेंट्रल साइड, इस पे तो नर्व फाइबर्स होते हैं। वेंट्रल साइड पे तो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, नाम वाम की जरूरत नहीं है। और एक बेटा जी मिड ब्रेन में कैविटी होती है, उसको बोला जाता है ईटर या सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है सेरेब्रल एक्विडक्ट। ऐसे कनेक्शन होता है। तो ये जो डक्ट है ना, अब देखियो इसमें ऊपर तो बच्चों फोर ब्रेन, ये तो फोर ब्रेन है। यहां मान लो ये है हाइंड ब्रेन। फोर और हाइंड ब्रेन के बीच में कौन होगा? नाम ही मिड ब्रेन है, तो ऐसी मिड ब्रेन में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसी को क्या बोलते हैं? ईटर। और ये पूरा पोर्शन किसका है? मिड ब्रेन का। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में एक डक्ट सी निकलती है, इस डक्ट में एक फ्लूइड बहता है। ब्रेन में कौन सा फ्लूइड था? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो उस फ्लूइड की सप्लाई के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या नाम दिया? ईटर या सेरेब्रल एक्विडक्ट। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, सेरेब्रल एक्विडक्ट ब्रेन में कौन से पार्ट में? मिड ब्रेन। जिसमें कौन भरा होगा? CSF। तो फिल्ड विद CSF, बोले तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF से भरी रहती है। कौन? ईटर, जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। मिड ब्रेन की लोकेशन पूछे तो बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाम ही मिड ब्रेन है ना, तो इसको बता दिया मैंने, बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये लो। और ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट। 2 पॉइंट इसमें याद रखने हैं आपको। 4 ऑप्टिकल लोब है, जिसका नाम कॉर्पोरा, क्वाड्री, जेमिना। और एक इसमें डक्ट निकल रही है, जिसको क्या कहो? सेरेब्रल एक्विडक्ट या तो ईटर, या तो ईटर इसको बोलेंगे। ये मिड ब्रेन आ गया। लास्ट हाइंड ब्रेन करवा देता हूं, फिर ये जो बचे हुए 2 पोर्शन है वो देख लो। और नए सिलेबस में PNS भी ऐड हो गया है। एनसीईआरटी पुरानी होगी तुम्हारे पास, तो उसमें आगे रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ है, वो सिलेबस से हट गया है। और उसकी जगह एक नया पॉइंट ऐड हो गया, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो मैं करा देता हूं, जो है सिलेबस में। लास्ट पार्ट आता है बच्चों ब्रेन का, हाइंड ब्रेन। तीसरा जो पार्ट है उसको नाम दिया है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑम्लोगेटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑम्लोगेटा, 3 पार्ट हो गए। पॉन्स तो आया होगा ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, नाम सुना? पॉन्स के पास एक सेंटर आया था। हाँ, पॉन्स में एक सेंटर आता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, नाम सुने होगे। ब्रीदिंग वाले चैप्टर में एक सेंटर आया था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? और पॉन्स इज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। न्यूमोटैक्सिक का काम बताओ। हाँ, रेगुलेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और मैं ऐसे भी बोल दूं, रिड्यूस करता है किसको? इंस्पिरेशन को। रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। कैसे? मैंने सांस लिया, कौन सी प्रोसेस है? इंस्पिरेशन, बाहर निकालना। तो इंस्पिरेशन को क्या करता है? रिड्यूस। क्या होगा उससे? तो रेट ऑफ ब्रीदिंग पर कोई असर पड़ेगा? मान लो तुम 5 सेकंड में इंस्पिरेशन करो, मान लो, वैसे तो 2 सेकंड का होता है। 5 सेकंड में तुम इंस्पिरेशन करते हो, पूरे सांस लेने में कितने टाइम लगे? मान लो लगते नहीं है, कितने लगे? 5 सेकंड। और जब पॉन्स से सिग्नल आया तो वही काम तुमने 2 सेकंड में कर लिया। पहले सांस लेने में कितना टाइम लगा रहे थे, अब वो काम तुम 2 सेकंड में कर रहे हो। तो ब्रीदिंग की रेट बढ़ी कि घटी? बढ़ी। पहले इंस्पायरेशन इतनी देर में हो रहा था, अब इतने से टाइम में हो गया, तो ड्यूरेशन कम लगा। कम लगा तो स्पीड बढ़ी। तो एक्चुअल में
रिस्पॉन्स हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है। नॉर्मली ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? 12 टू 16, 12 टू 16, एक मिनट में कितनी होती है? 12 से 16, 12 से 16। हाँ हाँ, क्लास में हूँ। क्लास में हूँ 12-20 तक। हम्म। तो उसमें ये था कि भाई इंस्पायरेशन को क्या कर दिया? रिड्यूस। इंस्पायरेशन कम हो गया तो ब्रीदिंग रेट फास्ट, ये ब्रीदिंग को बढ़ाता है। नॉर्मली एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? 12 से 16। इससे सिग्नल आएंगे तो 16 से ज्यादा हो जाएंगे, समझ रहे हो इस चीज को? तो ये इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम करके ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है। सेरिबेलम बेटा जी, वो सेरेब्रम था रे, ये सेरिबेलम वो पहला बड़ा पार्ट था, ये ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फर्स्ट नंबर पे पूछे तो क्या बता देना? सेरेब्रम। दूसरा कौन? सेरिबेलम। इसका फंक्शन जानते हो क्या? बैलेंसिंग। हेल्प करता है बॉडी की बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम में। बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम, बॉडी को बैलेंस करने में इसका रोल है। तुमसे पूछे बच्चों, बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी? ईयर। बैलेंसिंग ऑर्गन कौन? ईयर। लेकिन ईयर से सिग्नल कहां जाएंगे? ब्रेन। और ब्रेन के किस पार्ट के पास? सेरिबेलम। तो ईयर से जो सिग्नल है वो कहां गए? सेरिबेलम। तो ध्यान देना, आपसे इतना ही पूछे कि बच्चों बैलेंसिंग ऑर्गन बताओ, नहीं पूछेंगे क्योंकि आंख और कान सिलेबस से हट गए हैं। फिर भी बता दूं, बैलेंसिंग ऑर्गन कौन है? ईयर। ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंसिंग में हेल्प करता है? सेरिबेलम। ठीक है, तो इट्स पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम में भी खूब सारी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है। ये कॉन्वोल्यूटेड इसको बोल देते हैं ऐसे। ऐसी सरफेस का फायदा, एरिया बढ़ा कि घटा? वहां भी थे वो गायरा सेल सही, यहां कॉन्वोल्यूटेड सरफेस बोल दिया, इसने भी सरफेस एरिया को बढ़ाया। जितना ज्यादा एरिया उतने ही न्यूरॉन ज्यादा, मोर स्पेस फॉर न्यूरॉन, ज्यादा न्यूरॉन आएंगे, वो बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे बस। तो कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है जो एरिया बढ़ाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं किसको ले पाऊं? न्यूरॉन को। लास्ट पार्ट मेडुला। मेडुला को बोल दो ब्रेन का सबसे हाइंडेस्ट पार्ट, सबसे लास्ट में आ रहा है। और ये किस में कंटिन्यू होता है? कंटिन्यू इन स्पाइनल कॉर्ड। भाई सीएनएस खत्म, ब्रेन खत्म, तो कौन चालू होगा? स्पाइनल कॉर्ड। और उससे कनेक्टेड कौन होता है बेटा जी? मेडुला ऑम्लोगेटा। तो आगे कंटिन्यू रहता है स्पाइनल कॉर्ड में। मेडुला का फंक्शन ध्यान है, बोलो। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करना। सीधा ही बोल दूं, कार्डियक सेंटर कहां था? अरे बॉडी फ्लूइड कौन पढ़ी होगी? कार्डियक सेंटर, हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहां था? मेडुला। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां था? मेडुला। ये जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है सबका कंट्रोल किसके पास? मेडुला। तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी में कौन कौन सा सेंटर है इसके पास? कार्डियक सेंटर। नाम ही कार्डियक सेंटर है तो किसे कंट्रोल करेगा? हार्ट बीट को। वोमिट सेंटर, बीपी सेंटर, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन सेंटर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन सेंटर, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी का कंट्रोल किसके पास? मेडुला ऑम्लोगेटा। तो बेटा जी फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडुला जो ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है, इसके बाद कौन चालू हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कार्डियक सेंटर, दिल धड़क रहा है, हमारा कंट्रोल है क्या? नहीं है। तुम हार्ट बीट नहीं बढ़ा सकते? नो की यस, नहीं बढ़ा सकते, हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है रे भाई।
बैठे बैठे तुम्हारे मन में आ जाएगी हार्ट बीट 90 ले जाऊं, ले जा सकते हो? नहीं, हमारा कंट्रोल नहीं है। तो कैसी है? इनवॉलेंट्री। वॉमिट, उल्टी आना, इनवॉलेंट्री, मेडुला के पास। ब्लड प्रेशर, इनवॉलेंट्री, कब बीपी हाई हो जाए, कब लो हो जाए। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मैंने खाना खाया, अपने आप सलाइवा, अपने आप गैस्ट्रिक जूस, अपने आप एंजाइम रिलीज होंगे, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी किसके पास? मेडुला। ऑल इन वॉलेंट्री एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑम्लोगेटा। और बैलेंसिंग ऑर्गन ईयर, बैलेंसिंग एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। और भैया न्यूमोटेक्सिक सेंटर ब्रेन में कहाँ है? पॉन्स, इट्स पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अब वैसे तो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, मैं थोड़ा सा उसको अलग से बना दूं। ऐसे ये अलग अलग पार्ट इसके, जैसे ये मान लियो यहां तो बेटा जी कंसीडर कर दें, ये तो है इसका मिड ब्रेन है, ये वाला पोर्शन मान लिया पॉन्स है, इसको मान लिया मेडुला ऑम्लोगेटा है, इसको बाल दो स्पाइनल कोड है। मेडुला खत्म होगा तो वहां कौन चालू होगा? स्पाइनल कोड। ये बेटा जी कंसीडर कर दो सेरिबेलम, उसमें ऐसे कुछ ये गायराई सल्साई तो नहीं होते, ये वाइट और जो ग्रे मैटर है उसकी ऐसे स्ट्रक्चर होती है ब्रांच लाइक, तो इसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रहा हूं, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री की ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर होती है अंदर, उसको बोल दिया ट्री ऑफ लाइफ। ये सेरिबेलम में होता है। अब जो पॉन्स वाला पोर्शन है, इससे कुछ न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं और ये इसको मिड ब्रेन से भी कनेक्ट करते हैं, ये इसको सेरिबेलम से भी कनेक्ट करते हैं और ये इसको मेडुला से भी कनेक्ट करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक लाइन आएगी, पॉन्स के पास कई टाइप के नर्व फाइबर होते हैं जो उसको ब्रेन के अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करते हैं। ये बेटा जी ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल भी, समझ गए ना? लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है और ट्रांसफर, जो पॉन्स को ब्रेन के अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करेगा। तो ये है मिड ब्रेन, ये है मेडुला ऑम्लोगेटा, पॉन्स, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड। इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए ब्रेन का एक लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया है, ब्रेन स्टेम। क्या है ये? ब्रेन स्टेम का मतलब ब्रेन के जो पार्ट एक ही एक्सिस में होते हैं, एक ही एक्सिस में है, वो ब्रेन स्टेम है। कौन कौन से? देखो इस डायग्राम से, देखो यहां से चालू हो रहा हूं मैं, कौन सा पार्ट है? मिड ब्रेन आया, पॉन्स, मेडुला, ये तो स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑम्लोगेटा तीनों एक ही एक्सिस में है, उन्हें क्या बोलूंगा? ब्रेन स्टेम। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड हुए बेटा जी? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑम्लोगेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? मिड ब्रेन एंड पॉन्स और मेडुला इज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो ये मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। छोटी सी बात पूछूं, क्या ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम इंक्लूड है? सेरिबेलम इंक्लूड है क्या? नहीं सर, सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। बस एक और, मिड ब्रेन की लोकेशन देखो इस डायग्राम से। मिड ब्रेन की लोकेशन, मिड ब्रेन के ऊपर कौन होगा? फोर ब्रेन। इधर कौन है? हाइंड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? पॉन्स। अभी पढ़ना एनसीईआरटी। हाइंड ब्रेन का इधर कौन है? पॉन्स। उधर कौन है? फोर ब्रेन में भी कौन? फोर ब्रेन का पहले कौन सा पार्ट था? सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद कौन आया? डायनसिफेलॉन। ये डायनसिफेलॉन का क्या है? थैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है सर। ओके, फिर यहां मान लो, ये मान लिया बेटा जी अपने, ये है कौन सा पार्ट? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन से एक ट्यूब निकल रही है। मिड ब्रेन से क्या आ रही है? एक ट्यूब। इस डक्ट को क्या कहा था? इटर। ये डक्ट क्या कहलाएगी? इटर। ऐसे तुम्हें पोजीशन ध्यान रहे, ये मिड ब्रेन है, इसके अंदर वाली डक्ट क्या है? इटर। फिर चालू हो गया कौन? हाइंड ब्रेन। ये लो, ये हाइंड ब्रेन यहां स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन पॉन्स, ये सेरिबेलम, फिर मान लो मेडुला ऑम्लोगेटा,
और देन स्पाइनल कॉर्ड। तो आपसे पूछे मिड ब्रेन की लोकेशन बताओ बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, हाँ तो आप रफली बोल दी। एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्या लिखती है? मिड के एक साइड में तो कौन है? हाइपोथैलेमस, दूसरी साइड में पॉन्स। हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ डाइनसिफेलोन और डाइनसिफेलोन इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। क्लियर? और मिड ब्रेन से एक कैविटी निकलती हुई दिख रही है, उसी को हमने क्या नाम दिया? ईटर या सेरेब्रल एक्वेडक्ट। सेरेब्रल एक्वेडक्ट। समझ गया बात? अब दो पैराग्राफ है मिड और हाइंड ब्रेन का, पढ़ो दिखानी है एनसीईआरटी। मिड और हाइंड ब्रेन के दो पैराग्राफ है, इनकी रीडिंग लगाओ। कुछ क्वेश्चंस भी लाया था तुम्हारे लिए। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, घर जाके देखो ना इसको, अगर ऑनलाइन तो छोटे मोटे जो डायग्राम बनाता हूँ ना, बना लेना पेंसिल से बनाना चाहो तो। एनसीईआरटी के साइड में नोट्स कुछ नहीं बनाने, एनसीईआरटी के साइड में बना लेना, क्योंकि नोट्स थे पढ़ोगा ही को नहीं आगे। एनसीईआरटी पढ़ से आप, तो एनसीईआरटी में छोटी मोटी चीज़ें ऐड कर लिया करो, ताकि जब भी एनसीईआरटी पढ़ो वो सब तुम्हारा रिकॉल रिवाइज हो जाए। टेस्ट दिया था क्या? इसमें नाम कैसे नहीं आया? ये भी जुगाड़ है? अच्छा, सबका वो भैया करे थे, एनरोल ही नहीं हुआ तुम्हारा, रोल नंबर ही नहीं मिले अभी तक। तो फिर ये मॉड्यूल और, हाँ क्यों अपन चाहिए को नहीं, क्या करा? कुछ तो जमा है, फिर कुछ जमा तो मिलने चाहिए। एक पीछे ना देवी बैठी है, पीछे एक मुंबई मुंबई की देवी बैठी है। मॉड्यूल लो भैया, मॉड्यूल मिलेंगे तो सोल्व करेंगे। अच्छा, दे रखे हैं क्या? यहाँ के नहीं है तो ले लो, यहाँ के भी फीस जमा कराओ। क्या भरोसा नहीं है? अच्छा, वहाँ पे भरोसा नहीं है सर, कुछ भी हो सकता है सर। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है यहाँ रहना है कि नहीं, बाकी का तो भरोसा है। कीर्ति, भरोसा होगी तेरो या डीडवाना चली जाएगी? यही है, चलो भरोसा है, बाकी का है। कैसा हो, भरोसा है तेरा? या बेगूसराय? बेगूसराय था, कहाँ था? बेगूसराय। और राजस्थान के बाहर का है कोई? महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बिहार से, कहाँ की है? हरियाणा की है? हरियाणा में कहाँ का? रेवाड़ी को है? अलग अलग स्टेट के बच्चे। और कोई? हरियाणा की है? हरियाणा में कहाँ की है तू? चरखी दादरी। बढ़िया भैया, बढ़िया, लगे रहो। हरियाणा, मुंबई, यूपी, बिहार, एग्जाम तो एक ही लगेगा सबका। ये देखो लास्ट में दिया बेटा जी, ये ब्रेन स्टेम का पैराग्राफ है ना। बाकी अपने मॉड्यूल वॉड्यूल कलेक्ट करो, थोड़ा अलर्ट एक्टिव खुद भी हो। और वो दूसरी मुंबई वाली वो कहाँ है? वो गई क्या? तेरी भाईली थी? हाँ, भाईली मतलब सखी। आपा क्या बोला? फ्रेंड, हाँ फ्रेंड, फ्रेंड थी तेरी। अच्छा, बीमार है वो? ठीक है, हो गया। ठीक है, इसमें दे रखा है बच्चों, देखो मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है ना, इसी का दूसरा नाम क्या है? ईटर। इसी को ईटर बोलते हैं।
अब पीछे जो ये ना एक डायग्राम देखो, ये ब्रेन का एक भेजा दिखा रखा है तुम्हारा, इसको देख लो, इसके अलग अलग पार्ट कंसिडर कर लियो। डायग्राम देके आपसे पूछ सकता है, ये रहा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आप में कितने हैं? दो, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आप बेटा जी लेफ्ट राइट वाला कॉम्बो जानते हो क्या? आपको पता है क्या आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट को? ऐसे होता ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला, तो लेफ्ट वाले से सिग्नल तो आएंगे राइट साइड में और राइट वाले से जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो अगर हम राइट हैंडेड हैं तो हमारा कौन सा हेमिस्फीयर काम कर रहा होगा? लेफ्ट। और अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसके ब्रेन का, तो ज्यादातर के ब्रेन का कौन सा पार्ट? कोई सा भी नहीं करता। करता है क्या? लेफ्ट। ज्यादातर तो ब्रेन का काम ही नहीं करता, कुछ एक का काम करता है, तो कौन सा करता है? लेफ्ट कंट्रोल करता है तुम्हारे राइट को और राइट कंट्रोल करता है तुम्हारे लेफ्ट को। पूछे एक्सीडेंट में राइट पार्ट डैमेज हो गया तो कौन से ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ सकता है? लेफ्ट पे। लेफ्ट डैमेज हो जाए तो असर पड़ेगा राइट पे। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कार्पस कैलोसम, ओके, जो कनेक्ट करती है किनको? सेरेब्रल हेमीस्फीयर को। सेरेब्रल एक्विडक्ट को मैं क्या नाम दूं? ईटर। ये बेटा जी यहां एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ऐसी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। एक्विडक्ट है, इसी को ईटर बोल दिया। इसके पास वाली लेबलिंग देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, क्या ट्री ऑफ लाइफ दिख रही है? सेरिबेलम। ये फुला हुआ पोर्शन क्या? पॉन्स। पॉन्स के बाद आ गया था मेडुला ऑम्लोगेटा। मेडुला के बाद आ गया स्पाइनल कॉर्ड। तो पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला इज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। यहां लिख दिया मैंने ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब कैसे पहचाने सर? देखना थैलेमस का एरो ऊपर तक है बच्चों, हाइपोथैलेमस का नीचे। तो बेस वाले पार्ट पे कौन है? हाइपोथैलेमस। ये साइड वाला थैलेमस। ये है एपिथैलेमस, जिसकी लेबलिंग नहीं कर रखी, ये एपिथैलेमस है। एक ऐसी ग्लैंड सी भी दिख रही है, नाम नहीं दिया इनसाइड में, ये देखो, ये पिट्यूटरी है। ये ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। ये रहा कनेक्टेड करने वाली स्ट्रक्चर है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम ये सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। और ये जो दिख रहे हैं इसमें खांचे से, ये गायराई एंड सल्साई। और सेरेब्रम और थैलेमस, हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन। वैसे इन दोनों पार्ट को मिला के हम एक नाम और भी दे सकते हैं, डायनसेफेलॉन। ये कहलाएगा डायनसेफेलॉन। तो डायग्राम देगा, आपको लेबलिंग पूछेगा, यहां एरो करके लिख देगा ए, पहचानो इस आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर को, सेरिबेलम और उसके फंक्शन को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये ब्रेन आ गया। अब सीएनएस के बाद एक पार्ट और दे रखा है बेटा जी, पीएनएस। इतना टाइम तो है नहीं, तो मैं कल ही कराऊंगा इसको, तब तक आप ये कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, इनको सोल्व कर लो। कल नया चैप्टर भी चालू कर दूंगा तुम्हारा, 10 मिनट का बचेगा, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन चालू कर लेंगे। करो। अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए तो क्या हो सकता है? इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम ही बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। पहला गलत है, हाँ पहला ही गलत है। सेरिबेलम थोड़ी लैंग्वेज, वो तो सेरेब्रम था, पहला ही इनकरेक्ट है। दूसरा देखो, कार्पस कैलोसम दोनों को कनेक्ट करता है, यस। सेरेब्रम कैलकुलेशन, कंटेम्पलेशन, कैलकुलेशन मतलब माइंड वाला काम इसी का है। मेडुला होम्योस्टेटिक, बॉडी का बैलेंस क्या? इंटरनल एटमॉस्फेयर को फिक्स रखना, गैस्ट्रिक जूस, बीपी को मेंटेन रखना, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल रखना। पहला लैंग्वेज का काम सेरिबेलम का नहीं है। ये क्या दे दिया? अच्छा, इनकरेक्टली पेड पूछा है क्या? मेडुला रेस्पिरेशन और कार्डियो, हार्ट को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम गलत है। ये किसका है? पॉन्स का। फाइबर ट्रैक्ट किससे निकल रहे थे? पॉन्स से। हाइपोथैलेमस रेगुलेशन टेम्परेचर, ठीक है। कार्पस कैलोसम जो दोनों लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करे, तो इसमें गलत पूछा तो बेटा जी कौन सा गलत हो गया? सेकंड। ये लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ये तो पॉन्स का फंक्शन है जो दिया हुआ है।
थर्मो का मतलब टेम्परेचर कंट्रोल में किसका रोल? हाइपोथैलेमस। ये बहुत बार क्वेश्चन है, PYQ लेकर आया हूं मैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सिनेप्स का क्वेश्चन, केमिकल इलेक्ट्रिक, इनकरेक्ट पूछा आपसे। थर्ड, impulse transmission across a chemical synapse is always faster than electrical। गलत हुआ। फास्ट तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल। वो तो सीधा करंट है, वो फास्ट जाएगा कंपेयर टू केमिकल। करो पहला, ए में थर्ड मल्टीपोलर, फर्स्ट कैसे हुआ? रेटिना ऑफ आई में तो बाईपोलर होता है, तो बेटा जी बाईपोलर आएगा ना। बी में आएगा थर्ड, लास्ट थर्ड या फोर्थ में से कोई होगा। ए में सेकंड ठीक है, बी में थर्ड ठीक है, सी में फर्स्ट और डी में फोर्थ। गलत है, ये फोर्थ आएगा। मैच करो, फोर्थ आएगा। ए मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो ए में तो आया सेकंड। बी में बाइपोलर रेटिना ऑफ आई, बी में आया थर्ड। सी माइलिनेटेड नर्व स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में बताया था। और डी अनमाइलिनेटेड सोमेटिक नर्वल सिस्टम, इट्स पार्ट ऑफ PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें था। ये भी PYQ का क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक PNS बचा है बेटा जी, ये CNS वाला तो कंप्लीट कर दिया। अब एक पॉइंट आएगा कौन सा? PNS। PNS में अपने को ये करना है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था PNS में एक तो नर्व होती है, तो हमें दो नर्व के बारे में डिस्कस करना है। एक तो कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व है। एक आएगी स्पाइनल नर्व है। और PNS के वो पार्ट आए थे, पार्ट तो आपने पढ़े थे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक लिखाया था आपको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम, याद आएगी। सोमेटिक तो किसको कंट्रोल कर रहा था? वॉलंटरी एक्टिविटी को। ये किसको कर रहा था? इनवॉलंटरी एक्टिविटी को। और विसरल कंट्रोल करता है विसरल ऑर्गन्स को। ANS के फिर दो ब्रांच आएगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये लो। इन दो पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है। नाम से ही जो नर्व कहां से आए? ब्रेन से बने, वो तो कौन सी नर्व है? क्रेनियल। और स्पाइनल नाम से आ रहा जो कहां से आए? फ्रॉम स्पाइनल कोड, उसको क्या बोल देना? स्पाइनल नर्व है। ये कहां से आएगी? स्पाइनल से। नंबर की बात करूं, क्रेनियल नर्व आप में कितनी होगी? 12 जोड़ी बोलो। और ये वाली कितनी होगी? 31 पेयर्ड। कल बात कर लेंगे, थोड़ा सा बचा है, इनके एग्जाम्पल और तुम्हें बता दूंगा, फिर कल ही चालू कर दूंगा। लास्ट उसमें चैप्टर आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और पेपर के कोई